अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ज़्यादा नहीं, अगर हम लोग आज से सिर्फ एक महीना पीछे जाएं तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि इसराइल जैसी एक बड़ी ताकत ना सिर्फ हमास जैसे एक छोटे से ग्रुप से डील के लिए हाथ जोड़ेगी, बल्कि उल्टा हमास इसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर देगा। बावजूद इसके कि ये वही इसराइल है कि जिसके बारे में हमेशा से ही दुनिया भर के मीडिया में ना सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, बल्कि ये तो खुद भी हमेशा से अपने आप को एक छोटी सुपर पावर कहता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। पिछले कुछ दिनों से लगातार इसराइल की तरफ से हमास के साथ डील करने की कोशिश की जा रही है, मगर हमास बार बार इसराइल की इस रिक्वेस्ट को ठुकरा रहा है। लेकिन अब आप में से ज़्यादातर लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मान लिया कि हमास ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इसराइली फ़ौजियों को मारा है और इसराइल की ज़मीनी मुहाज पर हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, मगर फिर भी हम लोग इस बात से तो मुँह नहीं फेर सकते हैं कि गज़ा के अंदर जो आम लोग हैं इनकी हालत भी काफ़ी ख़राब है। बेशुमार लोगों की मौत हो चुकी है और ज़्यादातर लोग पूरी तरह से बेघर भी हो चुके हैं, क्योंकि इसराइल की तरफ से जो फ़िज़ाई हमले किए गए हैं इसमें सुरंगों के अंदर मौजूद हमास का कुछ नुकसान हो या ना हो, लेकिन ज़मीन के ऊपर रहने वाले आम लोग की जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं, इनका नुकसान तो हुआ है। तो आखिर ऐसे हालात में और इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमास किसी भी जंगबंदी की कोशिश को या किसी भी डील को रद्द कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, बात यह है कि पिछले कुछ वक्त में जैसे जैसे इस जंग का रुख बदलना शुरू हुआ और इसराइल को ज़मीनी मुहाज पर अपनी हकीकत का पता चलना शुरू हुआ, तो वैसे वैसे इसराइल ने अंदरूनी तौर पर कतर और मिस्र से बात करना शुरू कर दी और इनसे ये रिक्वेस्ट की कि किसी भी तरह से हमारी एक बार फिर से हमास से डील करवाई जाए। कतर जो पहले ही एक डील करवा चुका था वो तो तैयार था ही, तो उसने फ़ौरन हमास से बात की, लेकिन हमास ने पहली शर्त ये रखी कि वो किसी भी डील के लिए टेबल पर बैठेगा तब कि जब इसराइल गज़ा के अंदर होने वाली बमबारी को रोकेगा, यानी पहले हमले रोके जाएं और इसके बाद ही बात शुरू होगी। दोस्तों, इसके अलावा इसराइल और हमास के बीच एक बड़ा फ़र्क ये भी है कि जहाँ एक तरफ इसराइल आर्जी जंगबंदी चाहता है तो वहीं दूसरी तरफ हमास हमेशा की जंगबंदी चाहता है। मतलब इसराइल की ये ख्वाहिश है कि जिस तरह से पहले एक डील हुई थी इसी तरह से एक और डील कर ली जाए, जिसके तहत हमारे बंदों को छोड़ दिया जाए और बदले में हम भी पहले की तरह 3 गुना मतलब एक के बदले में 3 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर देंगे। और इस डील के तहत जब हमारे सारे आदमी छूट जाएंगे तो इसके बाद एक बार फिर से हम जंग शुरू कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमास का ये कहना है कि पहली डील में हमने जिन लोगों को छोड़ा था वो तो दरअसल सिविलियंस थे, मतलब आम लोग थे, और इनको हम ज़्यादा लंबे अरसे तक अपने पास रखना भी नहीं चाहते थे। मगर अब जो गिने चुने लोग हमारे पास बचे हैं वो ज़्यादातर फ़ौजी हैं और इनको तो हमने कैदी भी इसलिए बनाया है कि एक के बदले में 3 नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी डील्स को किया जा सके। और पहली शर्त तो ये है कि जो भी डील होगी वो परमानेंट होगी, यानी जंग पूरी तरह से ख़त्म होगी और इसराइल को अपने सारे टैंक्स और अपनी सारी फ़ौज को गज़ा से वापस निकाल कर अपने इलाकों में वापस जाना होगा। वैसे दोस्तों, अगर इसराइल हमास की इस पहली शर्त को मान भी ले और बमबारी पूरे तरीके से रोक भी दे ताकि बातचीत वगैरह शुरू हो सके, तो तब भी ये डील बहुत मुश्किल है और बहुत लंबे वक्त के बाद ही मुकम्मल होगी और अपने अंजाम को पहुँचेगी। और वो इसलिए क्योंकि हमास की तरफ से इस डील में जिस तरह की शर्त रखी जा रही हैं वो यकीनी तौर पर होश उड़ा देने वाली हैं। इसराइल की गवर्नमेंट और इसराइल की फ़ौज से जुड़े हुए जो सीनियर लोग हैं वो तो पहले ही इस बात का इशारा अपनी आम पब्लिक को दे चुके हैं कि जो लंबे अरसे से अपने ही सिस्टम से नाराज़ है और ये कह रही है कि जो भी डिमांड है मान लो, जो भी चीज़ है इसको फ़ौरन कबूल कर लो, बस हमारे जो लोग कैद हैं इनको वापस ले आओ। लेकिन इसराइली गवर्नमेंट और फ़ौज के सीनियर लोग खुले तौर पर इस बात का इशारा दे रहे हैं कि जिस तरह की डिमांड्स हमास की तरफ से की जा रही हैं वो हम लोग क्या बल्कि अगर तुम आम आवाम के सामने भी रख दी जाएँ तो तुम लोग भी राज़ी ना हो। वैसे तो दोस्तों, इसराइल के सामने हमास की बेशुमार डिमांड्स हैं, मगर पिछले कुछ दिनों से जिस एक शर्त की या फिर ये कहिए कि जिस एक डिमांड की दुनिया भर के मीडिया में सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं और जिसने इसराइल के भी पूरे इलाके में काफ़ी हंगामा मचा रखा है, तो वो दरअसल 3 कैदियों की रिहाई से जुड़ी हुई शर्त है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हमास की तरफ से इसराइल को ये क्लियर पैगाम दिया गया है कि हमारे बीच में चाहे जो भी डील हो और इसमें जो कुछ भी तय हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम लोगों को अपने 3 लोगों की रिहाई तो ज़रूर चाहिए। मतलब तुम्हारे पास हमारे 3 ऐसे कैदी मौजूद हैं कि जिनका नाम हमको हर डील में चाहिए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 3 कैदियों की तो डिमांड की है, तो जब इसराइल दूसरे कैदियों को छोड़ेगा तो दूसरे फ़लस्तीनी कैदियों में इनको भी आज़ाद कर देगा। मगर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिन 3 लोगों की हमास ने डिमांड की है ये कोई आम लोग नहीं हैं।
बल्कि ये तीनों तो इतने ज़्यादा ख़ास हैं कि इनकी डिमांड करते ही इसराइली गवर्नमेंट और इसराइल की फ़ौज के लोगों में ना सिर्फ तूफ़ान बरपा हो गया, बल्कि खौफ की एक लहर भी दौड़ गई कि आखिर हमास के मुस्तकबिल में इरादे क्या हैं। तो दोस्तों, अब ये कैदी हैं कौन और ये इतने ज़्यादा अहम क्यों हैं? तो ये जानने से पहले कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आम तौर पर यह देखा गया है कि कभी कभी दुनिया की बहुत सारी तंजीमों की तरफ से या फिर दूसरी बड़ी ताकतों की तरफ से फ़लस्तीन के ऊपर ये सवाल भी उठाए जाते हैं कि चलो मान लिया हम लोग तुम्हारी तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर तुम्हारी आज़ादी की कोशिशें करते हैं, एक डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ते हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारी आवाज़ बनते हैं, मगर अगर हम लोग तुम्हारी आज़ादी की कोशिश करें भी तो आखिर तुम लोग आज़ाद कैसे होगे? क्योंकि ऑलरेडी फ़लस्तीनी लोग तो दो टुकड़ों में बटे हैं। आधे वो हैं जो कि गज़ा में रहते हैं और आधे वो हैं जो कि वेस्ट बैंक के इलाके में रहते हैं, जो ख़ुद गज़ा से काफ़ी दूर हो चुका है और बीच में पूरे तरीके से इसराइल का कब्ज़ा है। और तो और इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि गज़ा पर एक अलग हुकूमत है, मतलब कि हमास का कंट्रोल है, जबकि जो वेस्ट बैंक का इलाका है इस पर एक अलग हुकूमत कायम है जिसको फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। और दोनों ही इलाकों की ये जो अलग अलग पार्टीज़ गवर्नमेंट चला रही हैं ये आपस में एक दूसरे की जानी दुश्मन है। तो जब आपस में तुम दो ग्रुप में डिवाइड हो और एक दूसरे के जानी दुश्मन हो तो आखिर तुम में से बात कैसे की जाए? लेकिन दोस्तों, लगता है कि इस बार हमास ने इस बड़ी परेशानी का हल भी ढूंढना शुरू कर दिया है, और जिसका सबसे बड़ा सबूत इन्हीं 3 खास कैदियों की इसराइल से डिमांड है कि जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले बात की है। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम है मरवान बरगोसी का। दोस्तों, ये दरअसल 64 साल के एक फ़लस्तीनी लीडर हैं कि जिनका तल्लुक़ वेस्ट बैंक की फतह पार्टी से है। याद रहे कि ये वही फतह पार्टी है कि जिसकी वेस्ट बैंक पर हुकूमत है और जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि इसको फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमास और ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इनके लीडर को हमास क्यों छुड़वा रही है? तो दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमको थोड़ा सा तारीख़ में पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये जो फतह पार्टी है इसकी बुनियाद किसी दौर में फ़लस्तीन की तारीख़ के सबसे मशहूर लीडरों में से एक लीडर यासिर अरफ़ात ने रखी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इस पार्टी के तौर तरीके भी बदलते चले गए और आखिर में जाकर यह फैसला लिया गया कि यह पार्टी फ़लस्तीनी लोगों की आज़ादी की कोशिश तो करती रहेगी, मगर हथियारों के ज़रिए से नहीं बल्कि अमन के ज़रिए से, यानी नॉन वायलेंस तरीके से। तो इन तमाम चीज़ों का नतीजा ये हुआ कि उस दौर में फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में ना सिर्फ एक अमन मुआहदा हुआ बल्कि उस वक्त के फ़लस्तीनी लीडर यासिर अरफ़ात और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म दोनों को नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। मगर इन दोनों लीडरों की ये सारी चीज़ें ना तो ज़्यादातर फ़लस्तीनियों को पसंद आई और ना ही इसराइलियों को। नतीजा ये हुआ कि जहाँ एक तरफ इसराइल के कुछ शिद्दत पसंद लोगों ने अपने ही वज़ीर-ए-आज़म को गोली मार कर कत्ल कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ फ़लस्तीन में भी बगावतें शुरू हो गईं और लोगों ने यासिर अरफ़ात को अमेरिका का ग़ुलाम कहना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसी तमाम माहौल में हमास पार्टी वजूद में आई कि जिसका सिर्फ एक ही मकसद और एक ही असूल था, और वो ये था कि फ़लस्तीन को आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ हथियारों के ज़रिए से ही दिलाई जा सकती है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता हमास की पॉपुलैरिटी पूरे फ़लस्तीन में बढ़ना शुरू हो गई। और फिर 2005 और 6 के दौर में तो एक ऐसा वक्त भी आया कि जब इलेक्शन हुए तो इस इलेक्शन में हमास ने पूरे फ़लस्तीन में भारी अक्सरियत हासिल की। मगर इलेक्शन का ये रिज़ल्ट ना तो इसराइल को पसंद आया और ना ही दुनिया के उन ममालिकों के जो इसराइल को खुलकर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमास का फ़लस्तीन की कुर्सी पर बैठने का मतलब था इसराइल के वजूद को ख़तरा। तो इसीलिए फ़लस्तीन और इसके साथी ममालिक ने फतह ग्रुप को उकसाना और सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यूँ फ़लस्तीन के अंदर ही सिविल वार शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि जहाँ एक तरफ फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गज़ा का इलाका छोड़ना पड़ा, तो हमास भी वेस्ट बैंक का इलाका छोड़कर गज़ा में आ गई और दोनों ने एक एक इलाके को संभाल लिया। तो तब से इन दोनों की अलग अलग इलाकों पर अपनी हुकूमतें चलती हैं। मगर दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि वेस्ट बैंक को संभालने वाली ये जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है, तो वक्त के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी गिरती चली गई और आज शायद ही वेस्ट बैंक के इलाके में कोई फ़लस्तीनी ऐसा हो कि जो उनसे नफ़रत ना करता हो। सारे फ़लस्तीनी खुल कर ये कहते हैं कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी और इसके सदर महमूद अब्बास खुले तौर पर अमेरिका और इसराइल की कठपुतली हैं। वो सिर्फ नाम के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, वरना हुक्म तो तेल अवीव या फिर वाशिंगटन का चलता है। और इसी नफ़रत का नतीजा है कि इसराइल ने लंबे वक्त से वेस्ट बैंक के इलाके में इलेक्शन भी टाल रखी है, क्योंकि इन सब को पता है कि अगर इलेक्शन होंगे तो महमूद अब्बास की हुकूमत तो अपना मुमकिन है। तो अब ये जो मरवान बरगोसी और जिनका इन 3 लोगों की लिस्ट में पहला नाम है, ये दरअसल इसी फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के एक लीडर हुआ करते थे और सन 2002 में इसराइल की तरफ से इनको कैद कर लिया गया था।
تو دوستو اسرائیل اپنے لیے ان کو کتنا بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف پچھلے 21 سال سے ان کو جیل میں قید کر کے رکھا گیا ہے، بلکہ سن 2011 کی وہ مشہور ڈیل کہ جس میں اسرائیل کے ایک فوجی کے بدلے میں حماس کے لوگوں نے اپنے 1000 قیدیوں کو چھڑوایا تھا، اس میں بھی اسرائیل ان کو چھوڑنے پر کسی طرح بھی تیار نہیں ہوا تھا، باوجود اس کے کہ اسی ڈیل میں انجا یا سموار کو چھوڑا گیا تھا کہ جو آج کے دور میں اسرائیل کے لیے موسٹ وانٹیڈ ہے، مطلب جو نہ صرف غزہ کے اندر حماس کے لیڈر ہیں بلکہ اسرائیل کی طرف سے 7 اکتوبر کے حملے کے پلانر بھی ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ فتح پارٹی مطلب کہ فلسطینین اتھارٹی میں محمود عباس کے بعد پاپولرٹی کے معاملے میں برغوثی دوسرے نمبر پر ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ماحول بھی کافی بدل چکا ہے، فلسطینین اتھارٹی کی جو پاپولرٹی ہے وہ حد سے زیادہ گر چکی ہے اور لوگ محمود عباس سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ تو اگر اس انسان کی واپسی ہوتی ہے تو نہ صرف فلسطینین اتھارٹی میں ایک بار پھر سے جان پڑ جائے گی، بلکہ فلسطینین اتھارٹی کی پوری شکل و صورت اور پورا سسٹم ہی بدل جائے گا، اور جو سیدھے طور پر اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جھٹکا اور حماس کی سب سے بڑی جیت ہوگی۔ دوستو اس لسٹ میں جو دوسرا نام ہے وہ احمد سادات کا ہے، اور یہ بھی دراصل فلسطین کی ایک ایسی پارٹی کے لیڈر ہیں جو فلسطین کی آزادی کے لیے کوشش کرتی آئی ہے، اور اس پارٹی کا نام ہے پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف فلسطین۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع کے ان دونوں ہی لیڈرز کا تعلق حماس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حماس پہلے فلسطین کی دوسری آرگنائزیشن اور دوسری پارٹیز کو چھڑا کر ایک میسیج دینا چاہ رہی ہے کہ اب ان سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ دوستو احمد سادات کو اسرائیل کی طرف سے سن 2008 میں گرفتار کیا گیا تھا اور 30 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اور تب سے لے کر اب تک لگاتار وہ اسرائیل کی جیل کے اندر ہی ہیں۔ اس لسٹ میں جو تیسرا نام ہے وہ ہے عبداللہ برغوثی کا، اور ان کا شمار حماس کے ٹاپ لیڈرز میں ہوتا ہے۔ تو کسی دور میں اسرائیل کی طرف سے ان کو قید کیا گیا تھا اور ان کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ سن 2011 کی جس مشہور ڈیل کے بارے میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا ہے کہ جس میں صرف ایک اسرائیلی فوجی کے بدلے میں حماس کے لوگوں نے اپنے 1000 لوگوں کو چھڑوایا تھا، اور ایمن جس ڈیل کے اندر یا سموار جیسے انسان کو بھی چھوڑ دیا گیا تھا، تو اسی ڈیل کے اندر اسرائیل نے ان تینوں ہی لیڈرز کو چھوڑنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ تو اب اگر اس بار اسرائیل اور حماس کے درمیان جب یہ ڈیل ہوگی تو دیکھنا ہوگا کہ اس ڈیل میں اسرائیل ان تینوں کو چھوڑنے کے لیے راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ تو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔